नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, शहरी क्षेत्र में आजीविका। इस चित्र में आप देख रहे हैं, आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यों के चित्र इस प्रकार चित्र की तुलना करिए। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। अपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं। 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखते हैं वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, क्या नौकरी करते हैं, क्या अपने रोज़गार में लगे हैं, वह अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोज़गार और कमाई मौके समान रूप से सभी को मिल पाते हैं। सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जहाँ मेरी मौसी बहन है और मैं गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई, मेरी मौसी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हम तड़के के घर से निकले ही थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क पर तरफ मुड़े, हमने देखा कि काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त था ताकि लोग देख सके उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूलवती बैठी थी। वह सुंदर रंगीन तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। बच्चों माझी एक रिक्शा वाला। मैं बिहार के गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में रहते हैं। मेरे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता है। जो कमाई नहीं होती ही थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं हो पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल से पहले की बात है। बच्चों माजी शहर क्यों आया? बच्चों अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले से बात करिए, पता लगाइए वे अपना काम कैसे करते हैं, तैयारी, खरीदना और बेचना। बच्चों को एक दिन छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है, क्यों? अक्सर शहर के काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते थे और रात में वहीं खाना बनाते थे। हमारे देश के सभी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल में गलियों में फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जा सकता है, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास अब सबको सभी के लिए उपयोगी आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उन पर कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। बाजार में जब हम बाजार पहुंचे तो दुकान में अभी खुली हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली आदि के सामान इत्यादि दुकानों पर कतार पे थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। वहाँ पहले पहुँच गई जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर बाद एक कमरे के इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन को कहा आने को। वह बहुत डर गई क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा।
बड़ी दुकान में हरप्रीत। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहार के समय मेरी माँ उनकी मदद करती थी। मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यहाँ शोरूम में चलाते हैं। वंदना: हमने कुछ साल पहले यहाँ शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन कपड़े बनाने की पढ़ाई की, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजा कर रखा जाए। वंदना और हरप्रीत एक बड़ी दुकान पर क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक बड़ी दुकान के मालिक से बात करिए और पता लगाइए अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 साल में उसके काम में कोई बदलाव आया है? जो बाजार सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उसमें क्या अंतर है? हरप्रीत और वंदना: कई तरह के लोग जिसके पास शहर के बाजार में अपनी दुकान है, वह दुकानें छोटी बड़ी हैं। लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान पर व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। फैक्ट्री में मैंने अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी। मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम तभी आना होता है जब मालिक की ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसम में काम मिलता है। साल में बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह नौकरियां अस्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करे तो उन्हें निकाल दिया जाता है। आपको क्या लगता है फैक्ट्रियां छोटे कारखानों में मजदूरों को अनियमित रूप से काम कर पर क्यों रखते हैं? निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह, सुविधाएं, साल भर रोजगार के दिनों की संख्या। क्या आप यह मानेंगे कि दूसरे के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं? क्यों एक श्रेणी कामगार महिलाओं के दिन भर काम का विवरण दीजिए। दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपिन प्राणियानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने अपने शाम 5:30 बजे पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जिसने हमें बिल्कुल सही समय पर पहुंचा दिया। उसका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ से बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उसमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। बुढ़ापे के लिए बचत: उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य के निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिलता जाता है। छुट्टी: इतवार और राष्ट्रीय त्यौहार पर लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा: कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को
बीमारी के दौरान छुट्टी मिल जाती है। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना बेरोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते बैंक और फ़ोन जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटरों के केंद्रीय दफ्तर हैं जहां एक जगह उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों की संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हालनुमा कमरों में बनाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने होते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगाए रहते हैं। अभ्यास। नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की ज़िंदगी का विवरण दिया गया है, इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए। लेबर चौक पर आने वाले मजदूर के जीवन की क्या स्थिति है। निम्न तालिकाओं को पूरा कीजिए। उनका काम किस तरह से अलग है, इसका वर्णन कीजिए। एक अस्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है। सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं। नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाजार के दुकानों या दफ्तरों के नाम भरें। वह किस प्रकार की चीज़ें और सेवाएं मुहैया कराते हैं।